हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। मित्रों, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन इस चैप्टर में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वत प्रदेशों में जब बरसात होती है तो उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या हमको नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। इस चैप्टर में वो हमें सब देखने के लिए मिलेगा, महसूस करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ये चैप्टर लिखा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ उत्तराखंड में, और इनकी मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1977 में। ठीक है मित्रों, हम सीधे क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक बार में ही वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो जो माइंड सेट में जो है क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा हमें यह देखना है कि पाठ में आखिर कहा क्या गया है और पाठ में हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, यानी कि पर्वत प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्रों में जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या हमें नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। तो कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी हो, मतलब प्रकृति जो है जिंदा हो गई हो, सजीव हो गई हो। ठीक है, यानी नेचर। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। वर्षा ऋतु में प्रकृति का जो रूप है हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों। अगर ये आपने सारांश अच्छी समझ लिया तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी आप बिल्कुल इजीली दे दोगे। ठीक है, तो पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों, और इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब देख रहे हो। मतलब कि जो पर्वत पर फूल लगे हैं और पर्वत के नीचे जो तालाब यानी जलाशय भरा हुआ है उसमें उस पर्वत का दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है, नहीं प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे अपना रूप निहार रहे हो पर्वत और फूल। ठीक है, उस दर्पण में देख करके नीचे जो तालाब या जलाशय भरा हुआ है। पर्वतों से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर आवाज कर रहे हैं जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हो। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो। बारिश के बाद जो छोटी छोटी बूंदें धुंध बन गई हैं, घनी है ना, धुंध होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखता हुआ घूम रहा है। अब हम चलते हैं मित्रों क्वेश्चन आंसर पर, और आप बिलीव कीजिए क्वेश्चन आंसर जैसे ही आप समझेंगे तो मतलब बिल्कुल आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पावस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में, मित्रों किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो सुनिए ध्यान से कि वर्षा ऋतु में मौसम हर पल बदलता रहता है। एक पॉइंट आपको मिल गया, आप एक लाइन लिख सकते हैं। कभी तेज बारिश आती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है। दूसरी चीज, पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने आप को देखता हुआ प्रतीत होता है। मतलब जो पर्वत है उस पर जो फूल लगे हुए हैं वो नीचे उन्हीं फूलों के माध्यम से अपने आप को निहारता है। कैसे कि नीचे जो है पानी का जलाशय भरा हुआ है। उनकी सोच है ना, कविता के अनुसार, कि वो अपने आप को उसी जो है तालाब के जलाशय में निहार रहा है। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान धरती पर आ गई हो, और कोहरा धुएं की तरह लग रहा है जैसे कि तालाब में आग लग गई हो। जैसे आग लग जाती है, धुआं उठता ना, तो बादल इतने नीचे आ गए हैं कि तालाब में बादल धुंध समान प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे धुआं उठ रहा हो, तालाब में आग लग गई हो। तो आपको 3-4 पॉइंट इसमें देखने के लिए मिल गए। अगला है कि मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। तो सुनिए ध्यान से कि मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी, अर्थात कमर का आभूषण। आपने सुना होगा
जो लेडीज होती हैं वो कमर में आभूषण पहनती हैं, उसको कहीं कहीं करधोनी भी बोलते हैं, करधोनी यानी करघनी। कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की जो श्रृंखला है, मतलब पर्वतों की श्रृंखला यानी पर्वत जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कई लंबी दूरी तक, तो वो श्रृंखला कहलाती है। यानी पर्वतों की श्रृंखला करघनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, यानी करदोनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, अतः कवि ने पर्वतों को श्रृंखला की तुलना करदोनी से की है। याद रखना मित्रों, है ना। अगला है कि सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है। कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा, तो सुनिए ध्यान से। सहस्त्र दृग सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूल से है ना, हजारों फूलों से कहा गया है सहस्त्र दृग सुमन। सुमन आपको पता है कि फूल का पर्यायवाची शब्द है। कवि को ये फूल पहाड़ ही आंखों के समान लग रहे हैं। कवि को ये फूल कैसे लग रहे हैं, पहाड़ों की आंखों के समान। अतः कवि ने इस पद का प्रयोग किया है कि सहस्त्र दृग सुमन। ठीक है। अगला है कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। तो भैया तालाब की समानता सुनिए ध्यान से कि कवि ने तालाब की समानता आईने के समान दिखाई है, दर्पण के समान दिखाई है, जिसमें वो अपनी फूल रूपी आंखों से अपने आप को निहारता है। क्योंकि तालाब पर्वत के लिए आईने का काम कर रहा है, वह स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है, जैसे कि आईना दिखाई देता है, बिल्कुल साफ और निर्मल, जो हम उसमें देखते हैं वही हमको दिखाई देता है। अगला है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको जो हमने सारांश पढ़ा था उसी में छुपा हुआ है। तो पर्वत पर ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं वो किस चिंता में डूबे हुए हैं, वो वृक्ष चिंता में डूबे हुए हैं, जैसे वे शांत आकाश को छूना चाहते हैं। ठीक है। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य भी है ना हमेशा अपने आप को ऊंचे उठाना चाहता है, कुछ करना चाहता है और अपने भविष्य की चिंता में डूबा हुआ रहता है। अगला है इस साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गई। साल के वृक्ष होते हैं, अलग से साल के पेड़ होते हैं, तो साल के वृक्ष भयभीत यानी डर कर धरती में क्यों धस गए। तो सुनिए ध्यान से कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, क्योंकि बादल जो हैं बिल्कुल नीचे आ गए हैं तो पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ धरती के अंदर धस गए हैं, ऐसा कविता के अनुसार। याद रखना यह जो भयानक दृश्य है इसके कारण जो है साल के पेड़ धरती के अंदर धस गए हैं। ठीक है। अगला है कि झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो देखो बहुत इजी है कि झरने पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही पर्वतों को समर्पित है। तो झरने पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोतियों से की गई है। किससे, चमकदार मोतियों से। पर्वतों का गान कर रहे हो और चमकदार मोतियों से उसकी तुलना की गई है, बिल्कुल इजी है। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ख और इसमें आपको भाव स्पष्ट करना है मित्रों। बस थोड़ा सा समय और निकालिए और आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चैप्टर आपको चाहिए इमरजेंसी या कमेंट बॉक्स में जो भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, मुझे जरूर लिख कर भेजें। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँ आपको। पहला है इसमें कि हे टूट पड़ा भू पर अंबर, मतलब जो आकाश है वो धरती पर टूट पड़ा। मतलब आप बिना समझे मतलब इसको पढ़े ही लिख सकते हैं अगर आपने सारांश अच्छे से समझ लिया है। सुनिए ध्यान से कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है ना जी। अगला है यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो सुनिए ध्यान से कि चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है, धुआं मतलब पानी की धुंध है ना, आकाश बादल जमीन पर आ गए हैं, तो चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का
खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। ठीक है मित्रों। अगला है कि गिरवर के उर से, इधर भी है, गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो सुनिए ध्यान से कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। इसके बारे में हम पहले भी जो है वो कर चुके हैं। ठीक है। वर्णन अर्थात हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रही है। ये वृक्ष मनुष्य की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की चिंता की ओर संकेत कर रही है। अब मित्रों कविता का सौंदर्य आ गया है। तो पहला है कि इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की तुलना प्रकृति से की गई हो, याद रखना। तो सुनिए ध्यान से कि इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जगह जगह किया गया है, जिसके कारण प्राकृतिक सजीव प्रतीत हो रहे हैं। यानी प्राकृतिक जो है, प्रकृति नेचुरल चीजें हैं वो भी जिंदा लग रही हैं। कैसे, सुनिए ध्यान से। पहला है, पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है। पहला एग्जाम्पल है। अब पहाड़ की तो आंखें होती नहीं है, लेकिन पहाड़ फिर भी अपनी आंखें बना रहा है पुष्प रूपी। ठीक है। और पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़, यानी पहाड़ों का हृदय तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। क्योंकि चिंता में डूबना मनुष्य का काम है, सजीवों का काम है, लेकिन पेड़ भी अपनी चिंता में डूबे हुए हैं। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला है आपका कि आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इसमें से किस पर निर्भर करता है। तो सुनिए, इसका जो खा ऑप्शन है कि शब्दों की चित्रमयी भाषा पर। तो सुनो ध्यान से, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या आप समझिए, जब तक मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया तो क्या आपका भी ऐसा मन नहीं हुआ कि जब मैंने क्वेश्चन समझाया, सारांश समझाया, तो आपका दिमाग भी पहाड़ों पर चला गया हो। यानी हम बिना घूमे ही, बिना प्रैक्टिकल के ही अगर चैप्टर पढ़ के निराला जी की जितने भी कहानियां कविताएं हैं उनका जब हम सारांश समझते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही वहां पर उपस्थित हों या विचरण कर रहे हों, है ना मित्रों। तो शब्दों की चित्रमयी भाषा पर इसमें सौंदर्य में है कि क्योंकि इस कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए प्रकृति का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। चित्रात्मक मतलब हम अपने दिमाग में वो चित्र उकेर लेते हैं जो हमें इस कविता में कहा गया है। जब भी मैं आपको भी कोई क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक्सप्लेन देता हूँ तो आप भी अपने दिमाग में वो चित्र उकेर लेते हैं, मैं भी उकेर लेता हूँ, है ना। अगला है, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। ऐसे स्थलों को छांटकर लिखिए। तो आपको पाठ में ऐसे स्थलों को छांटकर लिखना है जहां पर वर्षा ऋतु का उल्लेख किया गया हो। तो सुनो ध्यान से। पहला है, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक कर रहा बार बार। सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक मतलब हजारों फूलों की आंखों से जो पर्वत है वो अपने आप को निहार रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव मतलब पर्वतों का गौरव गान गाकर जो झरने हैं वो गिर रहे हैं। धस गए धारा में सब है साल, साल के वृक्ष जो हैं वो जमीन में धस गए हैं। किसके लिए, क्योंकि जो है वो भयभीत हो गए हैं, क्योंकि जो बादल हैं वो धुआं बनकर नीचे आ गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तालाब में जो है आग लग गई है। गिरवर के उर से उठकर उच्चावच से तरुवर झांक रहे नीरव नभ पर, और पेड़ जो है वो चिंता में डूबे हुए हैं, आकाश को छूना चाहते हैं। तो मित्रों, आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें कि यस सर, और आप कहाँ से संबंधित है, क्या नाम है, कमेंट में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर मित्रों, बाय बाय।